तो हेडिंग को नोट कर लीजिए, हेनरी का नियम। अब इस नियम के अनुसार लिखेंगे। अब इनका नियम क्या है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। अब ये क्या बात बताए थे, तो लिखेंगे यहाँ पर इस नियम के अनुसार के बाद से जो है, अब यहाँ लिखेंगे कि स्थिर ताप पर, मतलब यहाँ पे ताप जो है वह क्या हो, स्थिर हो। तो कहेंगे स्थिर ताप पर, ताप पर किसी विलायक, किसी विलायक, किसी विलायक के एकांक, विलायक के एकांक, एकांक द्रव्यमान में, एकांक द्रव्यमान में, एकांक द्रव्यमान में घुली, एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा, और यहाँ पे देंगे कामा, गैस के दाब के, गैस के दाब, गैस के दाब के, गैस के दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। गैस के दाब के क्या हैं, समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे हेनरी का नियम कहलाता है। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम कहते हैं। कितना आसान है, बस इसे आप क्या करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, नियम याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, तो एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा को किसे दिखाएंगे, W से। और गैस के दाब, अब गैस के दाब किसे दिखाएंगे, P के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो बस इसको बोलेंगे कि एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा उसके दाब के क्या होते हैं, इस चिन्ह का नाम क्या है, समानुपाती होता है, हेनरी का नियम कहलाता है। बस इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है, विलायक के एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, हेनरी का नियम कहलाते हैं। अब इस चिन्ह को हटा देंगे समानुपाती को, तो क्या लिखेंगे, W बराबर लिख लेंगे, और यहाँ लिखेंगे के एच लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, P, और यहाँ लिखेंगे जहां, जहां, जहां के एच क्या है, एक स्थिरांक है, जहाँ के एच जो है क्या है, एक स्थिरांक है, और उसका नाम क्या है, स्थिरांक है जो हेनरी स्थिरांक है, जो हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे इसको या कर लेंगे। या का मतलब यह हुआ कि इसको आगे लिखेंगे, किसको, के एच इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर P बराबर क्या है, W है। अब यहाँ पे अगर के एच बराबर लिखना चाहते हैं तो के एच किसके बराबर होगा, तो W बटा क्या हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि के एच किसके बराबर है, W बटा जो है क्या है, P के बराबर हैं, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो हेनरी का नियम जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इसी में ये नियम छिपा हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। अब यहाँ लिखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम के सीमाएं, नियम की सीमाएं। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, कई बार परीक्षा में जो है 1 नंबर में पूछा गया है प्रश्न, जो है 1 नंबर वाले जो प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि हेनरी का नियम की सीमाएं से सीमाएं क्या हैं, या हेनरी का नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहले हेनरी का सीमाएं समझ लेते हैं। तो इसकी सीमाएं जो हैं निम्न होते हैं, तो लिखेंगे हेनरी के नियम,
हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं? निम्न हैं। अब निम्न का मतलब क्रमशः नीचे 1 2 करके बताया जाएगा। अब पहला सीमाएं क्या हैं? तो यहाँ पहला लिखेंगे और पहला लिखेंगे कि गैस का दाब बहुत ऊंचे नहीं होना चाहिए। मतलब इसकी सीमा क्या होती हैं? तो गैस का दाब जो है बहुत ऊंचे नहीं होना चाहिए। तो लिख लेंगे गैस का दाब बहुत ऊंचे नहीं होना चाहिए। तो पहला जो है समझ में आ गया होगा क्या है? तो कहेंगे गैस का दाब बहुत ऊंचे नहीं होना चाहिए। दूसरा इसकी सीमाएं क्या हैं? तो लिखेंगे ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो टेम्परेचर है वह कम नहीं होना चाहिए। किसके नियम में? हेनरी के नियम में। तो लिखेंगे ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। कितना आसान है। तो कहेंगे गैस का दाब बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा लिखेंगे, तीसरा इसकी सीमाएं क्या हैं? तो लिखेंगे विलायक गैस की आणविक अवस्था नहीं बदलना चाहिए। तो यह जो है टोटल 3 जो है हेनरी के नियम की क्या हैं? सीमाएं हैं। तो तीनों जो सीमाएं को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसको क्या कीजिए? नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए। हेनरी के नियम की सीमाएं आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम का उपयोग कहाँ करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अब हेनरी के नियम का उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ होगा? तो अब इसका उपयोग लिख लेंगे। लिखेंगे हेनरी के नियम का उपयोग जो है क्या है? निम्न है। तो लिखेंगे पहला, यहाँ लिखेंगे हेनरी के नियम का उपयोग क्या है? निम्न है। अब निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1 2 करके। तो अब यहाँ पहला इसका जो है उपयोग क्या है? तो लिखेंगे इस नियम का उपयोग जो है, इस नियम का उपयोग क्या होता है? सॉफ्ट जो ड्रिंक होते हैं या कोल्ड ड्रिंक होते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है। किसमें प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग याद रखेंगे गहरे समुद्र में। क्या लिखेंगे? गहरे समुद्र में गहरे समुद्र में गोताखोर शोषण मतलब सांस के लिए, शोषण के लिए क्या होते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम
का मिश्रण, हीलियम का मिश्रण दिया जाता है, मिश्रण दिया जाता है। कितना आसान है। तो क्या होता है, गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वह शोषण के लिए ऑक्सीजन और तथा हीलियम के मिश्रण को दिया जाता है। यह किस नियम पे आधारित होता है, तो हेनरी के नियम पर आधारित होता है। तो कोलराउस का नियम को आपको याद नहीं करना है, केवल सीखना है। आप सीख गए तो कोलराउस का नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि कोलराउस का नियम कैसे बना। एक एक लाइन को अच्छे से क्या कीजिएगा, समझिए, और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो कोलराउस का जो नियम है, पहले इसको समझेंगे कि यह लेमडा इन्फिनाइट, देखेंगे लेमडा के ऊपर क्या घात है, तो इन्फिनाइट है, बराबर है। ये लेमडा के ऊपर इन्फिनाइट है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस हो गया, और लेमडा के ऊपर यहाँ पे इन्फिनाइट, यहाँ क्या है, माइनस है। तो कोलराउस का नियम बस इसी में छिपा है, बस बनाना सीखना है। तो कैसे बनेगा नियम, तो इसका नाम क्या है, तो कहेंगे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसका नाम तो क्लियर हो गया कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन, और यह क्या है, ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। तो इसका उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ है। अब बस बनाना सीख जाएंगे आप लोग, बस इसको ध्यान से अगर समझ लिए तो समझिए परिभाषा क्या होगा, बन जाएगा। तो अब यहाँ परिभाषा को पहले नोट किया जाएगा, किसी वैद्युत अपघट्य, आगे अब यहाँ पे सेंटेंस बना करके लिखेंगे, किसी वैद्युत, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत क्या लिखेंगे, अपघट्य, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर क्या लिखेंगे, तुल्यांकी चालकता की चालकता, चालकता का मान, का मान उनके धन आयनों, धन आयनों, धन आयनों तथा ऋण आयनों, ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकता के योगफल, के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है, होता है। यह नियम क्या कहलाएगा, कोलराउस का नियम कहलाएगा। बराबर होता है, कोलराउस का नियम, राउस का नियम कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। दोस्तों आप लोग को तो नियम यह समझ में आ गया होगा। तो अब इसको कैसे याद करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। यह लेमडा है और इसके ऊपर घात क्या है, इन्फिनाइट है, उसको अनंत कहते हैं, बराबर हो गया, ये लेमडा हो गया, इन्फिनाइट हो गया, और यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ लिखेंगे प्लस लेमडा, यहाँ पर माइनस, और यहाँ लिख देंगे इन्फिनाइट। अब इसी से
कोलराउस का नियम को बनाया गया है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोलराउस का नियम आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। यह नियम हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो इस नियम को आप लोग तैयार कर लीजिए। तो ये इसका नाम क्या है, तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। कोलराउस का नियम कहलाता है। तो कोलराउस का नियम इसी में छिपा हुआ है। इसको जब 2 बार 3 बार आप लोग बनाना सीख जाएंगे, कैसे बने, पहले इसका नाम लेंगे, फिर इन दोनों का नाम लेकर के योगफल बराबर होता है। तो बहुत आसान हो गया कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ, यहाँ सबका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लेम्डा इन्फिनाइट का क्या नाम है, तो लेम्डा इन्फिनाइट का क्या नाम है, तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। क्या नाम है, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, पर तुल्यांकी चालकता। तो लेम्डा इन्फिनाइट का नाम याद हो गया। अब जो है अगला लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं लेम्डा, यहाँ प्लस है और ऊपर जो है इन्फिनाइट है, तो इसका क्या नाम है, अनंत तनुता पर धन आयन की तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ लिख सकते हैं अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर धन आयन, धन आयनों की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। और एक और नाम है लेम्डा, लेम्डा है और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर इन्फिनाइट है। अब इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, तनुता पर ऋण आयन, ऋण आयनों, ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता है। तो यह तीनों का नाम अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसको कोलराउस को नियम को याद भी कर लीजिए। और याद कैसे करेंगे, बस इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे राउल्ट का नियम के बारे में समझेंगे तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, पहले लिख देंगे यहाँ पर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। इसके बाद से अब इस नियम को समझेंगे। अब इसका नाम क्या बताएं, ऊपर देख लीजिए क्या नाम है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर यहाँ नीचे लिखेंगे वाष्प दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के क्या, मूल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। कितना आसान, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है, विलय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे राउल्ट का नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है।
तो यहाँ राउल्ट का नियम में दो मान आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्या है, विलय के मोल प्रभाज क्या होते हैं? बराबर होता है। तो उसे क्या कहेंगे? राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट का नियम का अब सूत्र समझेंगे तो यहां लिखेंगे अर्थात, और अर्थात के नीचे लिख देंगे कामा, और यहाँ पे जो भी सूत्र लिखे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या है? तो ऊपर देखिए सूत्र है P0 माइनस PS बटा P0। तो यहाँ लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटा P0। इसको O भी कह सकते हैं, PO भी कहेंगे, PO माइनस PS बटा PO बराबर बराबर। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो है, अब ये किसका नाम हो गया? तो यह है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। अब बराबर किसके है? तो विलय के मोल प्रभाज। तो इसके पहले विलय के मोल प्रभाज की पढ़ाई हो चुका है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वो वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? तो यन, ध्यान दीजिए, यन छोटा यन होता है बटा, और यहाँ का होगा यन प्लस यन। ये किसका सूत्र है? तो यह विलय का मोल प्रभाज का सूत्र है। तो यह बराबर हो गया। तो किसके किसके बराबर है? तो राउल्ट का नियम में ध्यान देंगे, यह इसका नाम जो है क्या है? इसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसका क्या नाम है? विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। राउल्ट का नियम कहलाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। बहुत ही IMP ये नियम है, यह हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो इसने यहाँ पे क्या लिख लीजिए? IMP है, इम्पोर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण है। तो बताया जाएगा, यह बहुत ही IMP है जो हर साल के पेपर में आता है। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध या नष्ट का समीकरण, याद करिएगा, नष्ट का समीकरण जो है IMP माना जाता है, जो हर साल के पेपर में आता है। तो इसे अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर नष्ट का समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक संबंध के द्वारा एक समीकरण बनता है। उस समीकरण को ही क्या कहते हैं? नष्ट का समीकरण कहते हैं। बहुत आसान है। किसके किसके बीच में समीकरण बनेगा? तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में एक समीकरण बनता है। उस समीकरण को ही क्या कहते हैं? नष्ट का समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव। यदि आप इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के इस दोनों का परिभाषा जान सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध एक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है जिसे नष्ट का समीकरण कहते हैं। तो कितना आसान है। किसके किसके बीच में? तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड के विभव के बीच संबंध एक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है, जिसे नष्ट का समीकरण कहते हैं।
तो अब यहाँ पे जो है सूत्र नोट कर सकते हैं। सूत्र होता है E बराबर, सूत्र क्या बना है, तो E बराबर क्या होता है, E0 माइनस 2.303 RT बटा NF और यहाँ होता है log ऑक्सीडेक्शन बटा रेडिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन इसको बोलेंगे। ऑक्सीकरण इसको अपचयन कहा जाता है। तो इस सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यही जो समीकरण है किसका समीकरण है, तो नष्ट का समीकरण है। इसी समीकरण के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो E बराबर क्या है, E0 2.303 RT बटा NF log ऑक्सीडेक्शन बटा रेडिएक्शन। तो अब यह सबका नाम को नोट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ E का क्या नाम है, तो E का नाम बताया जा चुका है। E का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम है, इलेक्ट्रोड विभव। तो समझ में आ गया होगा। E का नाम इलेक्ट्रोड विभव और E0 का नाम है क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहला जो है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा जो हमारा E0 का क्या हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। R का नाम क्या है, तो R का नाम गैस नियतांक। क्या नाम है, गैस नियतांक या गैस स्थिरांक बोल सकते हैं, गैस स्थिरांक। और यहाँ T का नाम है परम ताप। क्या नाम है, परम ताप। T का नाम परम ताप है। N का नाम है मोलों की संख्या। N का नाम मोलों की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे मोलों की संख्या। यह सबका नाम जब नोट किए रखेंगे तो जब न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा तो और भी समझ में आएगा। और F का क्या नाम है, तो F का नाम फैराडे नियतांक। क्या होता है, फैराडे नियतांक भी कह सकते हैं या फैराडे संख्या भी बोल सकते हैं। तो फैराडे संख्या भी लिख सकते हैं। तो फैराडे संख्या कितना होता है, तो 96,500 होता है। तो यह जो है जो समीकरण बना है, इसी समीकरण को क्या कहते हैं, नष्ट का समीकरण कहा जाता है।